तू बिटिया गई तो सब ले गई, तू बिटिया गई तो सब ले गई। माँ का कलेजा कलपता रहा, भैया का हृदय तड़पता रहा। आंसुअन की बहे धार रे, बाबा तुम्हारे रोते बिलखते रहे। ओ नन्ही परी तू कहाँ खो गई, बाबा तुम्हारे रोते बिलखते रहे। ओ नन्ही परी तू कहाँ खो गई, तू बिटिया गई तो सब ले गई। हम भी तो माई तुम्हारे ही थे, पर हम किसी को प्यारे न थे। टूटी है हमारी हर आस रे, हमको चाहा ना अम्मा क्यों तुमने कभी। बाबा को मैं हमेशा बुरी क्यों लगी, तू बिटिया गई तो सब ले गई, तू बिटिया गई तो सब ले गई। कन्या भ्रूण हत्या ने एक इज्जतदार और भरे पूरे परिवार को किस तरह धूल में मिला दिया। आइए आज सुनते हैं रेडियो धारावाहिक नन्ही परी की पहली कड़ी में हवेली का सुख। मुसाफिरों, शहर के टूर का आधा हिस्सा पूरा हो गया है। अब बस यहीं रुकेगी, लेकिन सिर्फ आधे घंटे के लिए। सामने होटल में खाने पीने, बाथरूम सब का इंतजाम है। जिनको जाना हो जा सकते हैं, जिनको खाना हो खा सकते हैं। लेकिन जाने से पहले और खाने से पहले याद रखिएगा कि ठीक आधे घंटे के अंदर यहाँ वापस आ जाना है, वरना बस चली जाएगी फुर से और आप रह जाएंगे दूर पे। पापा, मेरा मन नहीं कर रहा कुछ भी खाने का, मितली जैसी आ रही है। मन तो वैसे मेरा भी नहीं कर रहा, बस में बैठे बैठे कमर अकड़ गई है। तो चलो यही कुछ चहलकदमी कर लेते हैं। उधर वो आदमी जो नींबू की शिकंजी बेच रहा है, शायद नींबू की शिकंजी पियोगी रीता? मन ठीक हो जाएगा। ये नींबू की शिकंजी क्या होती है? नींबू की शिकंजी नहीं जानती? शहर की लड़की नींबू की शिकंजी नहीं जानती। मम्मी, डरो नहीं, डरो नहीं। चलो बेटा चलो, उस आदमी के पास चलते हैं, चलो। जाना है तो जाओ, लेकिन बढ़िया कागजी नींबू की खुशबूदार लज्जतदार मिश्री डली शिकंजी पीने लोग मेरे ही पास आते थे। हाँ, बावला मालूम होता है। दो भैया, तीन शिकंजी देना। पहले गिलास साफ कर लेना ठीक से। गिलास साफ है बीबी जी, बर्फ डाल दो या बिना बर्फ के? हैं? बिना बर्फ की देना। क्यों
पापा बिना बर्फ की क्यों? पता नहीं बर्फ कैसी गंदी संदी होगी। मेरे घर की बर्फ एकदम साफ होती थी। अरे ये बावला यहाँ भी आ गया। ठीक कहा आपने, बैरिस्टर साहब बावले ही हो गए हैं। बैरिस्टर साहब माफ कीजिए, इन लोगों को चैन से शिकंजी पीने दीजिए भाई। बैरिस्टर साहब, बड़ा चुनकर नाम रखा है इस बावले का। नाम नहीं रखा है, ये सचमुच इस शहर के सबसे बड़े वकील थे। ये बंगला इन्हीं का तो है। हम सब पहले इनको रोज 50 बार सलाम करते थे। अच्छा, बस से उतरकर मैं इसी बंगले को देख रहा था। किसी जमाने में बड़ा शानदार रहा होगा, लेकिन आज तो बस खंडहर ही दिखता है। हाँ, खंडहर तो पहले था ये, अब तो महल बन गया है। जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। ये टूरिस्ट बस रोज मेरे महल के सामने रुकती है, लेकिन मेरे इस महल को कोई नहीं देखता, कोई नहीं देखता। सब सड़क की दूसरी ओर उस ढाबे को ही देखते हैं। इस खंडहर में मेरा मतलब है, आपके इस महल में ऐसा है ही क्या जो इसे देखा जाए? हाँ, 17 एकड़ में बने इस महल का चप्पा चप्पा, इसका एक एक दरख्त, इसकी एक एक ईंट पुकार पुकार कर कहती है, जिंदगी में खुश रहना है, कामयाब होना है। जो एक बार हमारी बात सुन लो, हमारी दास्तान सुन लो, हमारी कहानी सुन लो, फिर मानना न मानना तुम्हारी मर्जी, जीतना या हारना तुम्हारी मर्जी। हे भगवान, ये हम कहाँ फंस गए? परेशान ना होइए, बैरिस्टर साहब कोई बेजा बात नहीं करेंगे। अभी तो बस छूटने में 15-20 मिनट बाकी हैं। सुन लीजिए बूढ़े आदमी की बात है। आओ मेरे साथ, डरो नहीं। जो मुझे चाहिए था वो कभी मिला नहीं, जो मिला उससे मैं कभी संभाल ही नहीं सका। संभल कर आओ, संभल कर आओ। ये देखो, ये मेन गेट है मेरे महल का, सिंह द्वार। कितने बड़े बड़े रईस इससे होकर मेरे महल में आए हैं, कितनी लंबी लंबी चमचमाती गाड़ियां इससे गुजरी हैं, ये आज खुद भी भूल गया होगा। इसके दोनों तरफ मूर्तियां बनी हैं। हाँ, ये यक्ष की मूर्तियां हैं बेटा, सौभाग्य गुडलक के लिए। बड़ी चिंता रहती थी मुझे अपने भविष्य को संवारने की। देखो देखो, यहां से वहां उस तालाब तक फूलों की क्यारियां थी, रंग बिरंगे प्यारे प्यारे फूल, ऐसे फूल जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। लेवेंडुला, विंका, जहिंक मोंटी, परिजात, मेलवेविकस, नाम तक नहीं जानते लोग उनका। इस बगीचे को हर बरस इनाम मिलता था। अब फूल नहीं है? मेरे फूल भी मेरी ही तरह थे, जब तक देख रेख की चमक दिखलाते रहे, छोड़ दिया तो मुरझा गए। लेकिन ये पेड़ वैसे नहीं है, सेवा टहल के बगैर फल देते रहते। आम, लीची, पपीता, इमली, कटहल, चीकू, आज भी हाथ ऊपर करो तो कोई न कोई फल हाथ में आ ही जाएगा। तो आप इन फलों का करते क्या हैं? बेचते हैं? जो खुद बिक गया हो वो और क्या बेचेगा? मैं कुछ नहीं बेचता। जिसे जो चाहिए
आकर तोड़कर ले जाता है। आपको चाहिए तो आप भी तोड़ लीजिए। लो, ये आ गई महल की सीढ़ियां, संगमरमर की हैं। ऊपर झूमर लगा है। 40 साल पहले 4,500 का पड़ा था। इस महल में 16 कमरे हैं और हर कमरे में झूमर लगा है। ये घर आपका है? ये घर नहीं है बेटा, ये घर नहीं है, इमारत है, महल है। इस इमारत में घर बन रहा था, लेकिन बनने से पहले ही टूट गया, बिखर गया, तहस तहस हो गया। क्या हो गया था? आदमी जैसे जैसे सभ्य होता जाता है, इमारतें बड़ी होती जाती हैं, आदमियत बौनी होती जाती है, सड़कें चौड़ी होती हैं, नजरिया सकरा होता है। सब कुछ पा लेने की हवस में आदमी अंदर ही अंदर कंगाल हो जाता है। अंकल, क्या आप भी कंगाल हैं? चुप बेटा, ऐसे नहीं बोलते। बोलने दो इसे। हाँ बेटी, मैं कंगाल हूं, कंगला हूं। मेरी ये जमीन जायदाद करोड़ों रुपए की है, लेकिन सच पूछो तो मैं कंगाल हूं। क्या बात कर रहे हैं? इतनी संपत्ति होने के बावजूद कोई कंगाल कैसे हो सकता है? क्या आप पर बहुत कर्ज चढ़ा हुआ है? मुझ पर रुपए पैसे का कर्ज नहीं चढ़ा, लेकिन मेरी आत्मा पर बड़ा भारी कर्ज जरूर चढ़ा हुआ है। तुम जैसे जवान लोगों को देखता हूं तो डरता हूं कि जल्दी से जल्दी तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने की उतावलेपन में कहीं तुम भी मेरी तरह कर्जदार न बन जाओ, करोड़ों की संपत्ति पाकर भी कंगाल न बन जाओ। करोड़ों की संपत्ति पाकर भी कंगाल? आज से करीब 50-55 साल पहले मैं एक ऐसा ही किशोर हुआ करता था, जिसकी आंखों में सपने थे, दिल में महत्वाकांक्षा थी, मन में ललक थी, लेकिन जिसकी जेब खाली थी। ठन ठन गोपाल। जब कोई गाड़ी मेरी बगल से गुजरती, मैं कल्पना में उसे चलाने लगता। किसी को अच्छे कपड़े पहने देखता तो मैं यही सोचने लगता कि मेरे पास वो कपड़ा कैसे आए। किसी को कुछ अच्छा खाते देखता तो हसरत होती कि मैं भी वैसा ही, बल्कि उससे अच्छा भी पकवान खाऊं। बावला था मैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसी बातें तो कभी न कभी हर किसी के दिमाग में आती ही हैं। आती होगी। खैर, मैंने वकालत की पढ़ाई पूरी की। एक पेड़ के नीचे कुर्सी टेबल भी लगा ली कि मुवक्किल आएंगे। रोज सुबह उम्मीद से आता, मुवक्किलों की बाट जोता और शाम को कुर्सी टेबल समेटकर खाली हाथ घर वापस चला जाता है। 2 महीने बीतते न बीतते मुझे पता चल गया कि पेड़ के नीचे टेबल लगाकर बैठने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। मैंने जगह बदल ली। एक ऐसे सरकारी दफ्तर के पास चला गया जहां लोगों को एफिडेविट बनवाने पड़ते थे। मेरे पास भी लोग आने लगे, कुछ न कुछ कमाने लगा। फिर तो आपने भी अच्छे कपड़े सिलवाए होंगे, अच्छा खाना खाया होगा। मेरी कमाई कोई इतनी ज्यादा नहीं होती थी बेटी। दुकान का किराया, कमीशन काटने के बाद हाथ में बस इतना ही आता था कि भूखा न सोना पड़े। बाकी लोगों को देखता तो भी मालगाड़ी के डिब्बों जैसी सुस्त जिंदगी जीते नजर आते थे, लेकिन इन्हीं लोगों के पार ऐसे लोगों का संसार भी था जहां चमचमाती गाड़ियां थीं, वर्दी पहने नौकर थे, हीरों से लदी औरतें थीं, खूबसूरत बंगले थे, रौनक थी, खुशी थी। मुझे भी उसी संसार में जाना था। कौन नहीं जाना चाहेगा वैसे संसार में? शायद, लेकिन मुझे वहां पहुंचने की बहुत जल्दी थी।
मैं मालगाड़ी के डिब्बे की तरह दूसरों के पीछे नहीं चलना चाहता था। मैं अपनी राह खुद बनाना चाहता था। मेरे जैसे ख्यालात वाले कुछ और लोग भी थे। जैसे उसी दफ्तर के आगे मेरा एक डॉक्टर दोस्त भी बैठता था। असली नकली मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना उसका काम था। वो भी बड़ा झल्लाता था। अपनी जिंदगी की धीमी रफ्तार पर बहुत परेशान रहता था। वैसे हमारी जिंदगी भी दूसरों के मुकाबले धीमी ही चल रही है। हर किसी को जिंदगी से शिकायत है। उस दफ्तर के पास अपनी छोटी सी दुकान में बैठे बैठे मैंने देखा कि जिंदगी से शिकवा उनको भी होता है जिनको कुछ नहीं मिलता, और उनको भी होता है जो दूसरों का हिस्सा भी हड़प जाते हैं। आने वाले कल में जिंदगी सुख चैन से बीते, इसके लिए आदमी को हमेशा लड़ते देखा मैंने। कैसे अजीब अजीब डर पालता है आदमी। एक आदमी सोच में डूबा रहता था कि मरने के बाद उसकी चिता में आग लगाने कोई लड़का नहीं था उसके पास। तो एक आदमी को यह गम खाया जा रहा था कि अगर उसे कभी अस्पताल में भर्ती होना पड़ा तो रात बिरात दवा दारू का इंतजाम करने को कोई लड़का नहीं था उसके पास। कोई लड़की की शादी में दहेज देने के डर से कुलबुला रहा था। कोई अपनी विधवा लड़की के भविष्य को लेकर परेशान था। इसीलिए तो पुराने समय में लोग लड़के की चाह में 10-10 बच्चे तक पैदा कर लेते थे। बहुत पुराने समय में। मेरे समय में यह जानना मुमकिन हो गया था कि पेट का बच्चा कैसा है, ठीक ठाक है कि नहीं, लड़का है कि लड़की है। बस मैंने लड़कों के लिए कमजोरी में अपनी तरक्की का रास्ता ढूंढ निकाला। मैंने उस डॉक्टर के साथ मिलकर नया कारोबार शुरू किया। सरकारी दफ्तर के पास वाली दुकान बंद करके हमने शहर की सरहद पर एक मकान ले लिया किराए पर। एक हिस्से में डॉक्टर का क्लिनिक था तो दूसरे में मेरा चैम्बर था। डॉक्टर औरतों की जांच करके बताता कि पेट में पल रही संतान लड़का है या नहीं। इसमें वकील क्या करेगा? डॉक्टर अक्सर लोगों को गलत रिपोर्ट देता था। जिसके पेट में लड़का हो उसे भी बता देता था कि लड़की है। कभी कभी तो पेट में संतान न होने पर भी बोल देता था कि पेट में लड़की पल रही है। बच्चा गिराने का झूठ मूठ का नाटक रचता और मोटी रकम हटता। अगर असलियत पता चल गई और हंगामा हुआ तो मैं कानून का डर दिखाता, एमटीपी एक्ट को उल्टा पुल्टा इंटरप्रेट करता और बेचारे मरीज से मैं और भी पैसे ऐंठ लेता था। ऐसा भी होता है। गैर कानूनी काम वो दलदल है जिसमें आदमी एक बार फंसा तो बाहर जल्दी नहीं निकल पाता। खैर, तो मेरी और डॉक्टर की पार्टनरशिप थी। वो तो पैसा कमाने के लिए दीवाना था। न जाने कितनी औरतों का उसने ऐसा गर्भपात कराया कि वो दोबारा मां बनने के काबिल ही न रही। कुछ ने ऑपरेशन टेबल पर ही दम तोड़ दिया। लेकिन मैंने डॉक्टर को हर बार बेदाग बचा लिया। हे भगवान, ये काम इतना खतरनाक है, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था। तभी तो कहा, जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। मैं केस पर केस जीतता गया, मेरा नाम हो गया, मेरी वकालत चल निकली, पैसा आने लगा। मैंने मकान खरीदा, गाड़ी खरीदी, रुतबा हो गया। शादी होने के बाद रही सही कसर भी पूरी हो गई। मेरी बीवी का नाम था लक्ष्मी, और लक्ष्मी की तो जैसे बरसात ही होने लगी हम पर। हमारा एक प्यारा सा बेटा हुआ वरुण। उसे हमने विदेश में पढ़ाया। बड़ी प्यारी सी एक लड़की से उसकी शादी कर दी। फिर क्या हुआ? होना क्या था, खुशियां थी कि रोके नहीं रुकती थी। हम सब में बड़ा प्यार था। बहू बाबूजी अम्मा जी कहते नहीं थकती थी।
इतने नौकर चाकर थे, फिर भी खुद अपने हाथ से दार्जिलिंग टी बनाकर पिलाती थी बेचारी। वरुण तो जैसे अब भी बच्चा ही था, मेरे गले से लटक जाता था। उसे सबसे बेहद लगाव था, यहां तक कि कुत्ते बिल्लियों से भी। बिल्कुल सपनों सा संसार था आपका। हाँ, वरुण की शादी के 3 साल बाद उसे पता चला कि वो बाप बनने वाला है। लक्ष्मी ने कितनी बार बहू की बलाएं ली, बहू शर्माई सी रहती, और वरुण के तो जैसे पांव ही जमीन पर नहीं पड़ती। उसने तो विदेशों में अपने दोस्तों को भी बता दिया था। आप भी तो बहुत खुश हुए होंगे। हाँ, बिल्कुल, लेकिन एक डर भी था। मैं चाहता था कि वरुण की संतान लड़का हो। मुझे संपत्ति बढ़ाने वाला वारिस चाहिए था, पोता चाहिए था। मैंने अपने डॉक्टर दोस्त को कहा कि बहू के पेट में पल रहे बच्चे की जांच करे, और अगर वो लड़की हो तो चुपचाप कर गिरा दे। जाहिर है इसका पता न मेरी बीवी को था और न बेटे और बहू को। उन्हें तो सिर्फ ये पता था कि बहू के सामान्य टेस्ट होने हैं। बहू शर्माई सी टेस्ट के लिए गई। वरुण, लक्ष्मी और मैं बाहर इंतजार करने लगे। आधे घंटे से 1 घंटा और 1 घंटे से 2 घंटे बीते। मैं समझ गया कि देर क्यों लग रही थी, लेकिन वरुण और लक्ष्मी को क्या समझाता। उनका उतरा हुआ चेहरा देखकर मैं अपने आप को कोसने लगा। तभी दरवाजा खुला। हम स्टेशन की ओर लपके, लेकिन स्टेशन पर बहू नहीं थी। तो उसकी लाश थी। स्टेशन पर मेरी बहू की लाश थी। उस बहू की लाश जो मुझे अपने बाप से भी ज्यादा चाहती थी, मुझ पर विश्वास करती थी, जो 2 घंटा पहले मुझे आदर से देख रही थी। मैं आपे से बाहर हो गया। गुस्से में तमतमाते हुए मैं अंदर गया और डॉक्टर से कहा, ये क्या कर डाला तुमने? ये क्या कर डाला तुमने? डॉक्टर भी घबराया हुआ था। बोल पड़ा, तुम्ही ने तो कहा था। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे पीछे मेरा बेटा और बीवी भी खड़े थे। सब सुन रहे थे। ये तो बहुत बुरा हुआ। उस रात मेरे बेटे ने आत्महत्या कर ली। क्या? मेरी बीवी ने मेरी ओर देखना तक छोड़ दिया। 6 महीने में वो भी गुजर गई। लड़का पैदा होने की चाह, वारिस की चाह ने 60 साल की पकी उम्र में मुझे अकेला छोड़ दिया। बिल्कुल अकेला। 12 साल बीतने के बाद भी मैं आज तक अपने आप को माफ नहीं कर पाया हूं। 12 साल से मैं लोगों को यह बता रहा हूं कि लड़का पैदा होने की चाह आदमी को किस तरह बर्बाद कर सकती है। बस बेटा, मेरी मानो तो चाहे लड़का हो या लड़की, उसे गले लगाओ, प्यार दो, वरना मेरी तरह सब कुछ गंवा सकते हो। बैरिस्टर साहब, आपकी जिंदगी का ये सच वाकई बहुत कड़वा है। खैर, हमारी बस चलने को तैयार है। हम समझते थे हवेलियों में बड़ा सुख होता होगा। आज जान लिया
सुख तो मानने से होता है, संतोष से होता है। बस बेटा, यही बात भूलना नहीं। जाओ। बाय अंकल। बाय। अभी आप सुन रहे थे बालिका संरक्षण पर आधारित रेडियो धारावाहिक नन्ही परी की पहली कड़ी, हवेली का सुख। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे अश्विनी अग्रवाल, विनोद शुक्ल, प्रीति मिश्रा, रमा पांडे, नीरज और अक्षता मिश्रा। शोध और पटकथा अमिताभ वर्मा। निर्देशन तथा संगीत प्रीति मिश्रा। तकनीकी सहायता अनुपम गुलवाडी और प्रस्तुति थी नीति शुक्ला की। अगली कड़ी में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे बालिका संरक्षण पर आधारित रेडियो धारावाहिक नन्ही परी की पहली कड़ी, हवेली का सुख। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे अश्विनी अग्रवाल, विनोद शुक्ल, प्रीति मिश्रा, रमा पांडे, नीरज और अक्षता मिश्रा। शोध और पटकथा अमिताभ वर्मा। निर्देशन तथा संगीत प्रीति मिश्रा। तकनीकी सहायता अनुपम गुलवाडी और प्रस्तुति थी नीति शुक्ला की। अगली कड़ी में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।